बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्तों का पूछना है कि पाकिस्तान में कारोबार की क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया में कहीं पर भी कारोबार नफ़ा और नुकसान को कारोबार कहा जाता है। पाकिस्तान में ये जो शरह है एक नुकसान की वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान में उधार सिस्टम जो है वो इंसान को या कारोबारी इंसान को बहुत मुश्किल से कारोबार की तरफ उठने देता है। इसलिए पाकिस्तान में जो कारोबार में एक बार कामयाब होता है वो मुसलसल कामयाबी की तरफ चलता रहता है क्योंकि वो मार्केट को समझ जाता है। इसके अलावा वो अपनी मज़ीद ब्रांचेस खोल लेता है। फॉर एग्जांपल आप गौर में ले लें, फॉर एग्जांपल आप चमन ले लें, फॉर एग्जांपल आप बाटा ले लें, सर्विस ले लें। जो कारोबार को समझ लेता है वो मज़ीद ब्रांचें अपनी बढ़ाता रहता है, वो कारोबार को मज़ीद बढ़ाता रहता है। ये आप स्कूल पे भी ले लें, मुख्तलिफ एक ही स्कूल के कम से कम 50 ब्रांचेज़ हैं लाहौर शहर में या पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आम बंदा जब कारोबार खोलता है उसे जो सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है वो यही होता है कि उससे लोग उधार ले जाते हैं। वो इसलिए दे देता है कि भाई मेरा नया नया कारोबार है, शुक्र है मेरे पास ग्राहक आया है, तो वो उसे दे देता है। और जब वो माल वहाँ तक पहुँचता है तो कुछ पैसे दे देता है या कुछ भी नहीं देता, कहता है मैं सुबह आकर दे दूँगा। हालांकि उसकी सुबह फिर वो महीने 2 महीने 4 महीने, फॉर एग्जाम्पल किसी भी कारोबार में प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कम से कम 2 से 3% है। अगर कारोबार है वाकई में 2 से 3% में अगर 100 रुपये की चीज़ है उसमें 2 रुपये बचाएं, अगर किसी ने 100 रुपये का माल ले लिया और वो उधार ले गया, वो वापस उसके पैसे खा लिए या 3-4 महीने के बाद दिए, तो 3-4 महीने तक का स्टेमिना ही नहीं होता है कि वो रुका रहे। क्योंकि वो 10 बंदों को उधार देता है तो उसकी दुकान खाली हो जाती है, वापस माल डलवाना या अपनी दुकान को मज़ीद चलाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये पाकिस्तान में सूरत हाल है। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ कि कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ता है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक बंदे ने मुझसे कहा कि मुझे एक ट्रॉली ईंट की चाहिए। एक ट्रॉली में तकरीबन 6000 ईंट आती है। मुझे ऑर्डर फेज़ 6 और फेज़ 7 का भी लगा हुआ था, उन्हें भी ईंट चाहिए थी। मगर जहाँ पर मेरा गोदाम है वहाँ पर पास से किसी ने कहा कि लाजमी मुझे चाहिए, अगर मेरे पास ईंट ना आई तो यकीनन मेरी लेबर बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है और मुश्किलात का सामना है। तो मैंने उनसे परमिशन ली कि भाई मैं इस भाई को ईंट दे दूँ। उन्होंने बोला चलें ठीक है, हमारा काम चल जाएगा, आप उसे ईंट दे दें। मैंने ईंट दे दी। जब मैं सुबह गया तो उसने आधी से ज़्यादा ईंट ऊपर अपने छत पे, क्योंकि उसने नेक्स्ट फ्लोर बना रहा था तो नेक्स्ट फ्लोर पे उसने चढ़ा ली हुई थी। मुझे कहने लगा भाई, मैंने कहा कि आप ईंट पहुंच गई है? जी हाँ पहुंच गई। मैंने बोला हमारी पेमेंट कर दीजिए। कहने लगा पेमेंट तो मैंने गाड़ी वाले को कर दी थी। मैंने बोला उसके कुछ बकाया जात बाकी हैं। कहने लगा बकाया जात तो हम तब देंगे जब आप ये ईंट पूरी करेंगे। मैंने बोला पूरी तो मैं तब करूँगा जब आपने ईंट यहाँ से उठाने से पहले मुझसे आप पूछ लेते, मैं आपको गिनती करवा देता। कहने लगा चलें छोड़े उसको, जो ऊपर चढ़ गई, मगर ये वाली गिनती करवा दे। वो मैं गिनती करवाने लगा तो कहने लगा 1 मिनट में वॉशरूम से आया। वॉशरूम जो गया तो उसके बाद वो मैंने दरवाज़ा खटकाया कि भाई वो कहाँ है साहब, मैं गिनती पूरी करवा दूँ। तो कहने लगे कि वो फोतगी पे चला गया है। मैंने बोला ठीक है। मैंने उन्हें कॉल की तो शाम को कहने लगा सुबह आ जाइएगा, गिनती करवा लीजिएगा, फिर आप अपनी पेमेंट बकाया जात ले जाइएगा। अब यकीन माने दूसरे दिन गया तो उसने वो तमाम ईंट भी ऊपर फेंक दी हुई थी। तो वो गिनती करना मुश्किल है क्योंकि वो बिखर जाती है, मिक्स हो जाती है। तो मुझे कहने लगा भाई मैं पेमेंट किस बात की करूँ, आपकी तो ईंट कम है। अब इन माने ईंट पूरी थी मगर कस्टमर इस टाइप का मिल जाता है कि बंदा कहता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, अपने आप को मारूँ या उसको मारूँ। अब फॉर एग्जांपल एक गाड़ी पे मैंने मुश्किल से अगर 1000 रुपये बचाए, मिसाल के तौर पे कोई 2000 बचाता है, कोई 1000, कोई 500। ये तो कस्टमर के ऊपर है कि कस्टमर किस टाइप का है, क्वालिटी किस टाइप की ईंट की आई है। तो बंदा उस हिसाब से एक गाड़ी पे 1000, 2000, 2500 रुपया बचा भी लेता है। अब मैंने इतने बचाने नहीं थे जितने वो पैसे मुझसे मतलब कि रख रहा था। वो इतना लड़ने झगड़ने पे आ गया और मैं बिल्कुल माफ़ करने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने 2 साइडों से माल छोड़ के उसे पहुंचाया था और वो इस बात पे एग्री नहीं कर रहा था कि आपकी ईंट पूरी है। तो मैंने बोला आपने उठाई ही क्यों? आप मुझसे पूछते तो सही भाई, ईंट पूरी करें, मैं यहाँ से उठाने लगा। वो किसी भी तरह एग्री नहीं था। इस बात पर हल्का फुल्का झगड़ा भी हो गया। तो मैंने बोला मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा अगर आपने ज़रा सी मज़ीद बदतमीज़ी की, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कुछ पैसों के लिए इतने ज़्यादा फटा फसाद हो। तो इस तरह के लोग मिल जाते हैं। फिर दूसरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई सीमेंट लेने आता है तो कहता है भाई 50 बैग भेज दें, उसकी पेमेंट कर जाता है। नेक्स्ट 50 बैग भाई भेज दें। अब फ़ोन भाई पेमेंट, भाई आप भेजें तो सही, पहले पेमेंट खुद करने आए हैं तो अभी जो आपका रिक्शा आएगा या आपका जो गाड़ी आएगी उसको हम 50 बैग के पेमेंट कर देंगे। वहाँ पे चले जाओ, भाई जो मालिक है वो पाइप लेने गया है, तार लेने गया है, खाना लेने गया है, तो आप ऐसा करें कि मालिक शाम को आपके पास आ जाएगा। हालांकि वो शाम फिर 2-4 दिन, हफ्ता 15 दिन बिल्कुल नहीं आती है। ये एक्सपीरियंस तो हमारा डेली का चलता है। फिर इसके अलावा जो इससे बड़ा एक्सपीरियंस जो पाकिस्तान में लोग करते हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, इस बात का ख्याल भी लाजमी रखिएगा जो आपके पास जो बड़ी दुकानें होंगी
वो जब आपको देखेंगे बड़े बड़े गोदाम होंगे, क्योंकि कारोबार में जिसका जितना एक्सपीरियंस है उसे पता है कि किसको कैसे काबू करना है। अभी ये कल ही की बात है कि एक बंदे ने मुझे कहा कि मुझे 200 बैग सीमेंट दे दें, तो मुझे पता था, उसने पहले भी मेरी पेमेंट तकरीबन 2 महीने के बाद क्लियर की थी, 1.5 से 2 महीना लगा दिए थे, कभी 5,000 दे दिया, कभी 20,000 दे दिया, कभी 50,000 दे दिया। तो मैंने उसे कहा कि भाई मैं पेमेंट के बगैर आपको सीमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि उसका भी ऑलरेडी बहुत बड़ा गोदाम था सीमेंट का। ऐसा होता है, शॉर्ट पड़ जाता है, कभी मेरे पास पड़ जाए तो मैं उससे ले लेता हूँ, कभी इस तरह हो जाता है, अक्सर नहीं, ज़्यादा नहीं होता, कभी कभार ऐसा हो जाता है। कस्टमर को तो खाली हाथ भेज नहीं सकते। उसने मुझे बोला 200 बैग मुझे चाहिए, तो मैंने बोला आप मुझे पहले पेमेंट कर दें। ये तकरीबन सुबह 7 बजे का टाइम था। मैंने कहा आप पेमेंट नहीं भेजेंगे तो मैं आपको सीमेंट नहीं दूंगा। कहने लगा यार मेरे पास डॉलर्स हैं, तो लिहाजा मैं आपको डॉलर्स भेज देता हूँ, चाहे तो आप खुद एक्सचेंज करवा लीजिएगा, चाहे तो आप मुझे वापस डॉलर करके अपने पाकिस्तानी रुपीस ले लीजिएगा, मगर अभी सुबह सुबह का टाइम है तो मेरे पास इतने पैसा नहीं है। मैंने बोला चलें ठीक है आप डॉलर्स भेज दें। उन्होंने 200 बैग उठाया और $700 तकरीबन वो काउंटर पे जमा करवा के चले गए। आप यकीन माने कि वो $700 की जो मार्केट रेट चल रहा था 159.56 चल रहा था। जब मैंने उनसे कहा कि भाई आपका जो रेट है मार्केट का डॉलर का, मैं पता करके आया हूँ, उन्होंने 159.6 दिया है, मगर उन्होंने बोला कि मौके पे हम 159.8 कर लेंगे। कहने लगा नहीं मेरा तो डॉलर 160 से प्लस का है। तो मैंने बोला 160 के प्लस का है तो आप ये डॉलर पकड़ें और मुझे मेरी पेमेंट कर दें। कहने लगा आप बंदे को भेज दें और मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। मैंने अपने बंदे को भेजा, तो मैंने अपने बंदे को भेजा ये डॉलर्स ले जाएं, उनसे पेमेंट ले आए। वहाँ पे जाकर उसे 3 से 4 घंटे पहले उसे बिठाए रखा, अच्छा जाते हैं अच्छा जाते हैं। 3 से 4 घंटे बाद मुझे कॉल की कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, आप इस बंदे को फलां एक्सचेंज सेंटर पर भेज दें, वहाँ आपको कर देगा 160 के हिसाब से। मैंने जब वहाँ पर भेजा तो वहाँ पर वो कहने लगा ID कार्ड दो, ये दो वो दो। मतलब कहने का है कि जो बड़े लोग होते हैं वो ज़्यादा हो जाए तो वो अपनी रकम को कैसे सेव करता है। उसे पता था डॉलर्स ना ये इससे कोई लेगा और ना ये किसी को देगा विदाउट मेरी परमिशन। अगर देगा तो मैं अपनी मर्जी का रेट लगा दूंगा। तो इस तरह के तजर्बात होते रहते हैं। एक और बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा हुआ, आप दोस्तों के साथ शेयर करना लाजिम इसलिए हो सकता है आपने कारोबार करना हो तो आप देख लें कि कैसे जांच पड़ताल करनी है। एक ठेकेदार आया और कहने लगा भाई हमने एक घर बनाना है, तो क्या रेट है आपके, जितना भी बिल्डिंग मटेरियल है तमाम का रेट लेने के बाद मैंने बहुत ही मुनासिब रेट उसे बताया। तो कहने लगा चलें ठीक है आप ये माल इतना भेज दें। एक पेमेंट डन कर दी, दूसरी पेमेंट भी डन कर दी, क्योंकि एक घर बनता है तो तकरीबन कम से कम 5 से 6 महीने लग जाते हैं वो घर कंटिन्यू कंप्लीट होने में। तो 3 से 4 महीने हमारा वहाँ उसके साथ खाता लेन देन चलता रहता है। ना चाहते हुए भी हमें उन पर ट्रस्ट करना पड़ता है कि ये घर बन रहा है, कहीं पर भी भाग कर नहीं जाएंगे। तो ठेकेदार ने मुझसे तकरीबन 30 से 35,000 रुपये का सामान मंगवा लिया और मैंने भेज दिया। और पहले बिल उसी वक्त दे देते थे। उस दिन कहने लगा मालिक जो है वो यहाँ पर है नहीं, लिहाजा आपको कल बिल मिल जाएगा। जब मैंने कल कॉल की तो कहने लगा मालिक जो है वो चला गया है इस्लामाबाद या फैसलाबाद कहीं पर, या अपने गांव में, वो 1 हफ्ते के बाद आएगा, आपको पेमेंट दे देगा। 1 हफ्ते के बाद जब मैंने कॉल की तो कहने लगा यार वो मालिक ही बहुत ही अजीब सा आदमी है, मुझे पता नहीं पैसे नहीं दे रहा, मुझे दे तो मैं आपको दे ना दूँ। तो मैंने बोला यार ये तो मैं, क्योंकि मेरी मुलाकात मालिक से नहीं हुई थी तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद वही मालिक मेरे पास आया और मुझसे कुछ मटेरियल का रेट पूछने लगा और कहने लगा आपके पास से हमारा तमाम मटेरियल गया है। मैंने बोला नहीं आपके यहाँ तो इस खाते के नाम से किसी का भी माल नहीं गया। तो कहने लगा नहीं आप देखें कि फलां नाम से आपके पास खाता बना होगा और हमारा मटेरियल आप ही से जा रहा है। जब मैंने वो नाम देखा तो मैंने कहा आप मालिक हैं उसके? कहने लगा जी हाँ मालिक हूँ। मैंने बोला उस ठेकेदार ने मेरे तकरीबन 30 से 35,000 रुपया देना है। तो कहने लगा ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मैं तो हैंड टू हैंड पेमेंट करता हूँ, जैसे ही आपका माल आता है मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो मालूम हुआ कि ठेकेदार वो पैसे मालिक से लेकर खा चुका था और मुझसे मटेरियल लेकर लगा चुका था, अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा था। तकरीबन 2 से 3 महीने लग गए और फिर मैंने मालिक से कहा किसी ना किसी तरीके से मेहरबानी फरमा कर आप इससे काम वाम करवा के जो इसकी मजदूरी बनेगी या जो भी बनेगा वो मुझे दे दीजिएगा। वो मालिक बहुत अच्छा था, लिहाजा उसने 1 महीना उससे काम करवाया। उसकी जो भी सैलरी बनी वो उसने मुझे कहा कि ये भाई आपकी सैलरी, इस ठेकेदार ने आपके साथ ऐसा किया था लिहाजा मैंने इसके साथ ऐसा किया। एक बात याद रखिएगा, जब हम किसी को धोखा देते हैं तो वो धोखा घूम फिर के दोबारा हमें ही मिलता है। वीडियो बनाकर हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको मैं कारोबार से दूर करूं कि कारोबार नुकसान देता है, आप हरगिज़ ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कारोबार का नाम ही नफ़ा और नुकसान का है। इस तरह के मुझे हज़ारों नुकसानात और हज़ारों धोखेबाज मिले, इसी तरह मुझे हज़ारों दफ़ा फ़ायदा भी हुआ। अगर फ़ायदा ना होता तो यकीनन मैं 1.5 से 2 साल होने वाले हो गए मुझे कारोबार में लगे हुए और मैं कारोबार को ना मज़ीद बढ़ा सकता
था और ना ही मैं मज़ीद कंटिन्यू रख सकता था। यकीनन कुछ ना कुछ बचता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कारोबार को कंटिन्यू रखा हुआ है। बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में कारोबार अगर आपने करना है तो आपने उधार से बच के रहना है। लाख भी ये ना चाहते हुए पाकिस्तान में उधार तो हो ही जाता है, मगर फिर भी अगर बंदा एहतियात करे तो कम से कम डज लगती है या कम से कम चांसेस होते हैं नुकसान के। हो सकता है कि वो बोले मैं आधी पेमेंट ले लें तो आधी मैं वहाँ दे दूंगा, तो हो सकता है आधी पेमेंट ही आपके हाथ में आ जाए। और जो चालबाज होता है वो सारी की सारी लेके भाग जाता है, मगर आप अड़ जाएंगे तो आधी पेमेंट तो वो मौके पर करेगा ही करेगा। लिहाजा कुछ ना कुछ ऐसी शराइत रखें। और सबसे आसान तरीका आप दोस्तों से बता देता हूँ। बहुत से कस्टमर हो सकता है आपसे आके कहें मैं फ़लाँ यहाँ का फ़लाँ हूँ, मेरे को ये जानता है, मुझे वज़ीर आज़म जानता है, तो आसान सा फार्मूला आप उसे बता सकते हैं कि भाई क्योंकि ये कारोबार मेरे अकेले का नहीं है, हम 2 भाइयों का कारोबार है, अगर मैं आपके साथ कुछ भी लेन देन करूँगा तो मेरा भाई मुझसे नाराज़ हो सकता है। लिहाजा मेहरबानी फरमा के ज़्यादा बहस या ज़िद करने के बजाय आप यहाँ तो पेमेंट कर दीजिए या हमारे पास माल नहीं है, तो दूसरा बंदा आसानी से सेटिस्फाई हो जाता है कि ठीक है भाई ये इसके इख्तियार में कुछ नहीं है। अगर आप उस कस्टमर को ये बता दें कि यार इस कारोबार का मैं हूँ, तो वो आपको लंबी चौड़ी सुनाना शुरू कर देगा कि मैं वज़ीर आज़म से लेके हैरी क्लिंटन तक मेरे ताल्लुकात हैं, लिहाजा आप मुझे माल दे दें, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। हालांकि वही बंदा जाने वाला होता है। तो इंशाल्लाह मैं एक और अपने कारोबार का आगाज़ करने वाला हूँ बहुत जल्द, तकरीबन 2 से 3 महीने में। तो यकीनन कारोबार में फ़ायदा है, तो मैं मज़ीद बढ़ने की तरफ जा रहा हूँ या मज़ीद नेक्स्ट ब्रांच खोलने की तरफ जा रहा हूँ। तो आप दोस्तों की दुआएं चाहिए, मगर ये कि स्टेमिना हो जिस बंदे में भी कि भाई मैंने अपने कारोबार पर फोकस रखना है, टाइम पूरा देना है और ख़ास तौर पे रिपोर्ट्स पूरी अपडेट रखनी है कि कब कहाँ पर क्या चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आप नुकसान पे नहीं जाएंगे। बस 6 महीने से साल तो किसी भी कारोबार में नुकसान होता है, तजुर्बात होते हैं। हमारे पंजाबी में मिसाल है, पहले साल हट्टी, दूसरे साल चट्टी, तो तीसरे साल कट्टी। कि 1 साल तो हमें कारोबार में दुकान में माल डालने में ही लग जाता है, दूसरे साल नुकसानात में लग जाता है, तो तीसरा साल होता है जब हम मुनाफे की तरफ जाते हैं, अगर तजुर्बा बेहतरीन हो और अकल से काम लिया जाए। तो ये बुज़ुर्गों ने जो मिसालें बनाई हुई हैं ऐसे नहीं बनाई हुई, यकीनन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस अपने तजुर्बात पे बनाई हुई हैं। तो आज की वीडियो में अपने कारोबार के बारे में बताया। इंशाल्लाह मज़ीद मैं आपको डिटेल से बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में कि कौन सी ईंट में कितना मार्जिन रख के हम कस्टमर को फ़ायदा भी पहुँचा सकते हैं और कस्टमर हमें फ़ायदा पहुँचा सकता है। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।